आइए बच्चों, मोस्ट वेलकम। 21वें टेस्ट में हम लोग आज डिस्कशन करने चल रहे हैं क्वेश्चन का, जिसमें पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एमंग थ्री मेन कन्फर्मेशंस इक्लिप्स, एंटी और गौचे। कंपाउंड कौन सा भैया? ये 2 फ्लोरो इथेनॉल। ये है CH2 CH2 OH। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इसी पर क्या लगा है भैया? फ्लोरो। ठीक है। इनको अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन के रूप में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो देखना जरा भी, ये हुआ। ठीक है, यहाँ फ्लोरो लगा, यहाँ OH लगे, यहाँ फ्लोरो लगा, यहाँ OH लगे, यहाँ फ्लोरो लगा, यहाँ OH लगा। ठीक, या चाहे आप OH यहाँ ले लें, कोई दिक्कत नहीं भैया। ये देखिए, यहाँ OH ले लें और यहाँ फ्लोरो लगा लें, यहाँ OH लगा लें, यहाँ फ्लोरो लगा लें, यहाँ OH लगा लें और यहाँ फ्लोरो लगा लें। ये जो कार्बन है, ये हमारे आँख के सामने वाला कार्बन और इसके ठीक पीछे वाला कार्बन जिससे फ्लोरो लगा हुआ होगा, ये है इक्लिप्स्ड फॉर्म, ये है गौचे फॉर्म और ये है एंटी फॉर्म। तो यहाँ तो रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये ढकेल दिए जाएंगे, तो इनकी स्टेबिलिटी इक्लिप्स्ड की सबसे कम निकल करके आएगी भैया, सबसे कम होगी इक्लिप्स्ड की। उससे ज़्यादा निकल करके आएगा, ध्यान दीजिएगा, एंटी दूर है और गौचे में देखिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होगा, जबकि गौचे की स्टेबिलिटी कम और एंटी का ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होता है, जैसे इथाइलिन ग्लाइकाल के केस में, 2 फ्लोरो इथेनॉल के केस में, या कह सकते हैं फ्लोरोहाइड्रिन के केस में, इन सब के केस में गौचे की स्टेबिलिटी एंटी से ज़्यादा होगी बेटा। तो इक्लिप्स्ड फॉर्म हुआ, उसके बाद आ जाएगा एंटी फॉर्म और फिर उसके बाद गौचे फॉर्म। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, इक्लिप्स्ड एंटी गौचे, इक्लिप्स्ड एंटी गौचे। क्लियर? अगले सवाल पे आ जाए हम लोग। कह रहे इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। किसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाएगा? अब जैसे ब्यूटीन है, ठीक है, इसमें आप बहुत कर सकते हैं, इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म बना सकते हैं। इसमें कौन सा आप फंक्शनल ग्रुप बदल देंगे? अगर आप इसको साइक्लोएल्केन में भी ले जाएंगे तो भी कौन सा रिंग ओपन चैन हो जाएगा, वो फंक्शनल थोड़ा कहलाता है एक दूसरे का। हेक्सेन में भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाएगा, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कोई लगा ही नहीं है। एल्किलाइड में भी कोई फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाएगा, क्योंकि हैलाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं है। स्पष्ट बात है। ये तो तब फंक्शनल आइसोमेरिज्म पाया जाता जब मॉलिक्यूल में OH लगा होता, कीटोन लगे होते, एल्डिहाइड लगे होते, कार्बोक्सिलिक एसिड लगे होता, साइनाइड लगे होते, साइनेट लगे होते, तब उस केस में संभव हो पाता। इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा था। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? ऑल। कह रहे इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल। इसमें डी आंसर करेक्ट होगा भाई। क्लियर? डी आंसर करेक्ट। आई तीसरे क्वेश्चन पे बेटा, कह रहे हैं द कंप्लीट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नाम आपको बताना है भैया। ठीक है, IUPAC नाम अगर आप इसका लिखते हैं तो पहले तो आप ये देख लें कितने कार्बन का है। ये पता चला 2 कार्बन का है। पहले कार्बन पर ब्रोमीन लगे हैं, पहले कार्बन पर ब्रोमो लगा है और पहले ही कार्बन पर फेनिल लगे हैं, और ये है 2 कार्बन का ईथेन। तो नाम इसका क्या होगा? 1 ब्रोमो 1 फेनिल
इथेन, ये इसका आईपीसी नेम होगा। लेकिन इतने से हमारा काम नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसका कॉन्फ़िगरेशन भी दे रखा है। कॉन्फ़िगरेशन क्या दे रखा है कि भैया ये ई है कि जेड है कि आर है कि एस है। याद रखिएगा, ई फॉर एंटीगन ये ट्रांस के एनालॉगस होता है, और जेड फॉर जूशामिन ये सिस के एनालॉगस होता है। तो सिस और ट्रांस वाला कोई चक्कर इसमें है नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है। ओके, यहाँ पे कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर में हमको चेक करना है कि भाई ये आर है या एस है। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है? यहाँ पर। ठीक है, हम इसको थोड़ा साफ कर लें, साफ साफ बना दे रहे हैं। क्लियर? ये हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? डैश पर। तो अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर होगा तो हम 4 3 2 रूट फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 नंबर, इससे भारी 2 नंबर, उससे भारी 3 नंबर, और सब पे भारी 4 नंबर। रूट कौन सा चलेंगे हम? 4 3 2। ये हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं? क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये फॉर्म हो जाएगा आर। ठीक है, तो इसका नाम जो आईपीसी होगा आर 1 ब्रोमो, आर 1 ब्रोमो 1 फिनिल इथेन। इसमें ढूंढिए कोई आंसर मैच कर रहा हो। ये डी वाला आंसर हो जाएगा, आर 1 ब्रोमो 1 फेनिल इथेन। स्पष्ट? अगले सवाल पे आ जाए भैया। कह रहे द गिवन कंपाउंड, इस कंपाउंड को दिया गया है, कह रहे इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ये जो X है ये डबली बॉन्डेड कार्बन से हैलाइड लगा हुआ है ना। अब इसके आगे कुछ भी लगाओ, उससे हमसे मतलब नहीं भैया। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन से X लगा होता है तो ऐसे हैलाइड को हम विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। अगर ये X यहां लगा होता तब वो एलिलिक हैलाइड होता। स्पष्ट ही बातें? अगर ये X यहां लगा होता और सिंगल बॉन्ड होते तब वो बेंजाइलिक हैलाइड होता। आप ऐसे समझिए, इधर देखना बेटा, इसे हम कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, इसे हम कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। अगर डायरेक्ट इसी से लगा होता तो इसे हम कहते एरिल हैलाइड। क्या कहते हैं इसको हम? एरिल हैलाइड। तो इसमें जरा बताइए, एरिल हैलाइड है कि विनाइल हैलाइड है कि बेंजाइलिक हैलाइड है कि विनाइलिक हैलाइड है? बताएं। ये विनाइलिक हैलाइड हुआ, तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आईपीसी नेम इज 3 इथिनाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल हेक्स 3 इन 5 आइन 1 अल। क्लियर? आई स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। यहां अगर हम लोग देखें बेटा, तो पहले तो आप देखें ये हेक्स, हेक्स मतलब कि 6 कार्बन के कौन कौन से चैन हैं। ठीक है, तो 6 कार्बन का अगर आप चैन इसमें देखोगे, देखना 1 2 3 4 5 6, ये भी हो गया। 1 2 3 4 5 6 ये भी हो गए। 1 2 3 4 5 6, सारे 6 कार्बन के ही चैन हैं। ठीक है, तो नंबरिंग हम ये 1 से ही गिनेंगे। इसमें देखिए 2 पर क्या लगा है? हाइड्रोक्सी। तो 1 2 2 पर यहाँ हाइड्रोक्सी लगा, 1 2 2 पर यहाँ हाइड्रोक्सी लगा, और यहाँ 3 पे हाइड्रोक्सी लगे हैं। तो अगर 2 पे हाइड्रोक्सी लगा है तो इन्हीं दोनों में से कोई कंपाउंड एक हो सकता है। ठीक है, तो 2 पे हाइड्रोक्सी लगा। ठीक है, अब 3 पर, 3 पर देखिए, 3 पर क्या लगा है? इथिनाइल है। देखना 1 2 2 हाइड्रोक्सी 3, 1 2 इथिनाइल हुआ। ठीक है, 3 4 मेथिल। ठीक है, 4 मेथिल, 4 पर मेथिल लगा। लेकिन हेक्स 3 1 2 3, अब हेक्स 3 नहीं है
हेक्स 3इन 5 आइन। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर अगर आप गिने 1 2 3 4 5 6, अब देखना ये 3 इथिनाइल, इथेनाइल नहीं बल्कि एथिल है, 3 एथिल है। तो एथिल 3 पर कहाँ लगा है? यहाँ तो 1 2 3 3 पर इथिनाइल लगा हुआ है। इसका मतलब डी वाला आंसर करेक्ट होना चाहिए। क्यों? चेक करिए जरा क्यों। 1 2 3 4 5 6, देखिए 3 पर क्या लगा? एथिल। 3 पर लगा एथिल, 2 पर क्या लगे? हाइड्रोक्सी, 4 पर क्या लगा? मेथिल, हेक्स 3इन, 3 पर देखिए इन लगा और 5 पर क्या लगा? आइन। इट मीन्स हमारा डी वाला आंसर करेक्ट होगा। जो आईपीसी नाम दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमारा डी वाला आंसर करेक्ट होगा। 1 पर लगा है अल, 1 पर लग गए अल। स्पष्ट? तो इसमें भैया डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये इथेनॉल नहीं है भैया, एथिल है। गड़बड़ गड़बड़ ना पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये अमोनियम साइनेट है, ये हीट किया जा रहा है बेटा। दुनिया में जब पहला कंपाउंड ऑर्गेनिक का खोजा गया था तो इसी कंपाउंड को गर्म करके प्राप्त किया गया था। जब आप अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं तो NH2CO NH2 किस में कन्वर्ट होता भैया? ये यूरिया में। दुनिया का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एज इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सवाल दे दिया गया था कि देखें कितने लोगों को पता है। क्लियर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड? यानी होमोसाइक्लिक भी हो, मतलब हेटेरोएटम उसमें ना मौजूद हो। जैसे इसमें देखिए ऑक्सीजन मौजूद है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, इसमें सल्फर मौजूद है, ठीक है। और एलिसाइक्लिक हो, एरोमेटिक ना हो, तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? सेकंड। अगले सवाल पे आ जाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड? तो हेटेरोसाइक्लिक तो हो लेकिन एरोमेटिक ना हो, एलिसाइक्लिक हो। क्लियर? तो अगर आप यहां देखें तो ये हेटेरोसाइक्लिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन वो रिंग में नहीं है। यहां पर भी ऑक्सीजन रिंग में नहीं है, यहां ऑक्सीजन देखिए रिंग में है, यहां नाइट्रोजन रिंग में नहीं है। क्लियर? अगर ये नाइट्रोजन रिंग में होता तब ये हेटेरोसाइक्लिक ये भी रिंग बन जाता, लेकिन चूंकि रिंग में है नहीं, इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। स्पष्ट? एलिसाइक्लिक मतलब एलिफैटिक। ओके, अगला सवाल देखें। कर द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? इस कंपाउंड का आईपीसी नेम करेक्ट कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो भैया पहले आप इनकी नंबरिंग करिए। चूंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है तो जहां इन है वही 1 नंबर मान लिया जाएगा। तो हो गया 1 2, ये हो गए 3। अब अगर आप इधर जाएंगे तो 4 5 6 होगा, इधर जाएंगे तो 4 5 6 हो जाएगा, इधर जाएंगे तो 4 5 6 होगा। क्लियर? तो अब अगर आप इधर जाएंगे 3 4 5 6, ठीक है। अगर आप इधर जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए। अब आप सर जी आप इधर क्यों नहीं गए? क्योंकि अगर हम इधर जाएंगे तो हमको खाली एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, और अगर हम इस रूट को फॉलो करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें देखा एक सब्स्टिट्यूएंट ये मिल जाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये मिल जाएगा। चाहे आप इधर जाएंगे तो भी 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएंगे हमको, और अगर हम इधर से जाते तो हमको खाली एक सब्स्टिट्यूएंट मिलता। हम उस रूट को फॉलो करते हैं जिसमें हमें सब्स्टिट्यूएंट की मात्रा ज़्यादा प्राप्त हो। तो आप यही नंबरिंग करिए। इसको फिर से मिटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 3 पर क्या लगा? एथिल, और 4 पे क्या लगा? 3 पे लगा 1 2 3 प्रोपिल, और 4 पर क्या लगा? एथिल। ये हो जाएगा 4 एथिल 3 प्रोपिल, प्रोपिल कितने कार्बन? 6, हेक्स 1 इन। ये नाम इसका करेक्ट होगा।
मैच करा लीजिएगा, जो आंसर मैच करे। अगले सवाल पे आ जाएं। द करेक्ट आईयूपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का करेक्ट यानी कह सकते हैं सही सही आईयूपीसी नेम कौन सा होगा, ये आपको बताना है भैया। आप जरा ध्यान दीजिएगा। आईपीसी नेम पूछा गया है, कह रहे हैं। अब अगर आप यहां देखें तो अगर आप इसको नंबरिंग यहां से करें बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर क्या लगा, क्लोरो, और 4 पर क्या लगे, नाइट्रो, और 1 पर क्या लगा, मेथिल। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, ठीक है, 4 नाइट्रो, पहले एम आएगा तब एन आएगा, 1 मेथिल, 4 नाइट्रो, ठीक है, 4 नाइट्रो बेंजीन, इसका नाम ये हो जाएगा। और इनका नामकरण जब आप करेंगे तो यहाँ पे हमेशा यहीं से स्टार्टिंग होगी। आप कहेंगे सर जी यहीं से आप क्यों लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से लेंगे तो हमको इधर जाना पड़ेगा, और यहाँ से लेंगे तो इधर जाना पड़ेगा, या तो हम यहाँ से लें या तो हम यहाँ से लें। यहाँ से लेंगे तो दूर पड़ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, ये 3 और ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से लेंगे तो 2 और 4 पर जाएगा। तो हम वो रूट फॉलो करते हैं रिंग में जहाँ से लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट का जो सम है वो लोएस्ट आए, यानी लोएस्ट सम रूल हम रिंग में फॉलो करते हैं। लोकेंट का सम लोएस्ट आना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट का जो लोकेशन है लोकेंट उसको जोड़ने पर सम मिनिमम आना चाहिए। क्लियर बात, तो इसमें यही नाम इसका करेक्ट होगा बेटा। अब इसका नामकरण अगर आप करेंगे तो 1 2 3 ये हो जाएगा 4, तो 3, 4 डाईमेथिल, चाहे इसे फिनाल कहें और चाहे इसे बेंजीन 1 ऑल कहें। ओके, इसमें चेक कर लीजिए आंसर कौन सा करेक्ट होगा, 2 क्लोरो, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा बेटा, पहला करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाएं। कह द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H9N, इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं, इधर देखना, CH3 CH2 CH2 NH2, यही हुआ कंपाउंड। दूसरे इसके CH3 CH NH2 CH3, इसका पहले आप इंडेक्स नंबर निकाल लीजिएगा, इंडेक्स नंबर से पता चल जाएगा कि कंपाउंड कौन सा है। इसका ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन बना लीजिए, इसी का टर्सेरी अमीन बना लीजिए, क्लियर, ये प्राइमरी अमीन हुआ, सेकेंडरी अमीन हुए, टर्सेरी अमीन हुए। अगर आप देखें तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं, फंक्शनल आइसोमर हैं, फंक्शनल आइसोमर हैं, स्पष्ट। ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे क्योंकि ये प्राइमरी अमीन है, ये टर्सेरी अमीन हो गया। तो टोटल कितने आइसोमर हुए, 1 2 3 और ये 4, तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन, हाउ मेनी चैन आइसोमर्स आर गिवन बाय द कंपाउंड C5H12, इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं, तो एक बना, दूसरा आइसो बने, तीसरा नियो बना, अच्छा चैन आइसोमर बनने हैं ना इसके बेटा, क्या पूछ रहा है, चैन आइसोमर्स, ये हुआ N पेंटेन, ये होगा 2 मेथिल
ब्यूटेन, ठीक है, ये बन जाएगा 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन। ये तीनों एक दूसरे के चैन आइसोमर हुए। अब अगर आप यहाँ सोच रहे होंगे कि हम मेथिल को उठा के इधर घुमा लें तो वहाँ लगाएंगे तब भी वही कंपाउंड बनेगा। इसके कितने चैन आइसोमर बने? 3 चैन आइसोमर बने इसके। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए। कह रहे हैं द रेडिकल इज एरोमेटिक बिकॉज इट हैज, आप जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको बॉन्ड यहां से हटा दें और यहां देखना जरा, इलेक्ट्रॉन है खाली पी ऑर्बिटल में, इसको हटाएंगे, देखिए यहां पर भी खाली हो जाएगा, यहाँ पर भी खाली हो जाएंगे, 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 और इलेक्ट्रॉन सबका टहलेगा, सब पर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अनपढ़ इलेक्ट्रॉन भाई ये यहाँ से भाग करके कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, यहाँ से भाग के फिर यहाँ आएगा, यहाँ से भाग के फिर यहाँ जाएंगे, ठीक है। और जब ये टूटेंगे तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन सब खाली करेंगे नहीं भाई। अगर मान लीजिए ये क्रिटिकल है, जब आप इसको तोड़ोगे तो सब पर देखिए इलेक्ट्रॉन आएगा ना बेटा। ये क्रिटिकल क्या करेगा? क्रिटिकल जनरेट करेगा। ये टूटा, इधर इधर क्रिटिकल, ये टूटे, इधर इधर क्रिटिकल, ये टूटे, एक टूटेगा इसमें से, इधर इधर क्रिटिकल, बॉन्ड सारे टूट गए और सबके पी ऑर्बिटल खाली हो गए। ये लो पी ऑर्बिटल खाली हो गया, पी ऑर्बिटल खाली है, पी ऑर्बिटल खाली है, पी ऑर्बिटल खाली है, पी ऑर्बिटल खाली है। और इन्हीं पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? डीलोकलाइज करेंगे। तो अब अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ भी तो पी ऑर्बिटल होगा, अगर आपसे पूछे तो रेडिकल्स इज एरोमेटिक बिकॉज इट हैज, तो जरा बताइए इसमें कितने पी ऑर्बिटल हैं? 7। और कितने अनपढ़ इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। अगला देखें जरा, करें लुक एट द फिगर, देखो भैया फिगर को ध्यान से, एंड फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का हमको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक बॉन्ड ये हुआ, एक बॉन्ड ये हुआ, एक बॉन्ड ये हुआ, तो स्टेरिक नंबर जो इसका आएगा वो होगा 3। तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा? sp2। शेप ऑफ मेथिल कैटायन, तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा? sp2। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। कौन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए रिएक्टिव होगा? इसका मतलब कि कौन कंपाउंड सबसे तेज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा? वही देगा जो बेंजीन को ज्यादा एक्टिवेट कर रहा होगा, बेंजीन रिंग को, जो ग्रुप। अगर आप यहां देखें तो मेथिल यहां पर भी है, 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 सब में मेथिल क्या है? कॉमन है। अब हमारा रिएक्शन की स्पीड किस पर डिपेंड करेगा? इस वाले पोजीशन पर। यहां लगा है CH2OH, यहां लगा है मेथॉक्सी, यहां लगा है OH, यहां लगा है NHCOCH3। अब इनमें सबसे तगड़ा एक्टिवेटिंग पावर किसका होगा? OH का। इसका मतलब कि ये जो रिंग होगा ये मोर रिएक्टिव होगा, मोर एक्टिवेटेड होगा फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। क्लियर? 16वें सवाल पे आ जाए। कर द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड लोवेस्ट एनर्जी कैनोनिकल फॉर्म इज कॉल्ड। इसी को तो क्या कहा जाता है? रेजोनेंस एनर्जी। ना इसे लोकलाइजेशन एनर्जी कहा जाता, ना इसे एक्सचेंज एनर्जी कहा जाता है। इसी को हम लोग कौन सी एनर्जी कहते हैं बेटा? रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। क्लियर? डेफिनेशन है भाई यही। द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल by the interaction of 2 pi bonds are between a pi bond and lone pair of electrons present on an adjacent atom. This effect is known as, इसी को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। इसी को रेजोनेंस इफेक्ट है। जहां रेजोनेंस होगा वहीं रेजोनेंस इफेक्ट होगा। ये रेजोनेंस की कंडीशन लिखी गई है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स which of the following statement is या are true regarding first and second। अगर आप यहां देखें तो ये कौन सा ग्रुप है?
ये प्लस आर इफेक्ट काज करता है या प्लस एम इफेक्ट काज करता है। और सेकंड में अगर आप यहां देखें नाइट्रो, ये माइनस आर इफेक्ट काज करता है या माइनस एम इफेक्ट काज करता है। कह रहे साहब फर्स्ट शो प्लस आर इफेक्ट हो रहे, सेकंड शो माइनस आर इफेक्ट। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एमंग द फॉलोइंग? कौन इसमें से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? अगर आप यहां देखें, ये जो कंपाउंड है CH3COH, इनका रिएक्शन HCN से कराया जा रहा है। बॉन्ड यहीं से टूटा होगा, निगेटिव यहाँ आया होगा पॉजिटिव, CH3C यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये लगा H, यहाँ पर आके लग गया CN, यहाँ पर आके लग गया H। ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आप कर क्या रहे हैं, यहाँ निगेटिव यहाँ आया पॉजिटिव, और पानी को आप तोड़ लीजिए, H प्लस OH माइनस, OH आकर के यहाँ लगा, OH आकर के यहाँ लगा, देखिए OH आकर के यहाँ लगे, H आकर के यहाँ लगे, ये क्या हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तीसरे में आ जाएं, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है RCOH, इनका रिएक्शन कराया जा रहा है RMgX के साथ, निगेटिव यहाँ क्या आया? पॉजिटिव, यहाँ बॉन्ड टूटा, निगेटिव यहाँ क्या आया? पॉजिटिव। तो जब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो होगा RCO माइनस, यहाँ लगा प्लस, यहाँ H, इस पर आकर के R लग जाएगा, R डैश, ये R डैश है, और यहाँ पर आकर के MgX लग जाएगा। यहाँ हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाएगा, अगर आप हाइड्रोलाइज कराओ देंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक प्रकार से देखिए ये भी क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, बाद में हाइड्रोलाइज हो रहा है। फिर यहाँ तक क्या लग रहा है? OH। तो जब आप OH यहाँ लगाओगे तो यहाँ लग जाएगा OH, ये लग जाएगा R डैश, ये लग जाएंगे H। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है, लेकिन पहले कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये दोनों है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तीसरे में आ जाए, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अगर इसको आप तोड़ें तो ये है NH2H, ये रिएक्टिव हाइड्रोजन निकल करके बाहर आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन किससे लगा है? नाइट्रोजन से लगा है। तो यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और यहाँ से ब्रोमीन देखिए निकल के बाहर आएगा। अब ये NH2 क्या करेगा? आकर के यहीं पे लगेगा, और ये ब्रोमीन H के साथ बाहर आ जाएगा। तो जब NH2 आकर के लगेगा तो देखिए जहाँ ब्रोमीन था यहाँ क्या लग गया? NH2, और साथ में क्या निकल के आया बाहर? HBr। तो अगर आप देखें तो यहाँ से ब्रोमीन हटा, न्यूक्लियोफाइल, और NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल आकर के लग गया। तो यही रिएक्शन कौन सा हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्पष्ट आपके सामने रिएक्शन सारे लिखे गए बेटा। कह रहे व्हिच एमंग द फॉलोइंग स्पीसीज इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? इसमें सारे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हों, लेकिन एट ए टाइम वो एक ही का इस्तेमाल करता हो। ठीक है, अब देखें लिंकिंग इधर से भी हो सकती है, और यहाँ जो लोन पेयर मौजूद है लिंकिंग यहाँ से भी हो सकती है। अब यहाँ देखना, NO2 माइनस, लिंकिंग यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, लिंकिंग यहाँ से भी हो सकती है और यहाँ से भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हो जाएंगे? सारे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी एमंग द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल्स। अच्छी तरह से आपको बताया गया था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो निगेटिविटी की होता है। जिसकी इलेक्ट्रिसिटी सबसे कम होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर है, यहाँ ऑक्सीजन पर है, यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन पर है, यहीं पर जो निगेटिव चार्ज है वो किस पर लगा है? कार्बन पर। तो जिसकी इलेक्ट्रिसिटी सबसे कम उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा। इसमें सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कह रहे CH2O दिस एंड दिस, ये जो कंपाउंड बना है, कह रहे साहब व्हिच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इज प्रैक्टिकली मोस्ट वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर
फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, ये है, यही है फॉर्मेल्डिहाइड। इसको आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब बांड अगर टूटा होगा, यहां देखना CH2 प्लस और यहां O माइनस, यही तो करेक्ट ब्रेकिंग होगा बांड का। क्लियर? अगर आप इसको ऐसे बनाते तो ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। तो सही ब्रेकिंग, सही कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? यही सबसे मोस्ट स्टेबल होगा। ये देखिए, कार्बन पर पॉजिटिव होना चाहिए और ऑक्सीजन पर निगेटिव। वैसे भी आपको बताया गया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मस्ट हैव टू कैरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट हैव टू कैरी इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। तो O इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। एग्जामिन द टू स्ट्रक्चर of the aluminium ion and choose the correct statement from the one gives below। इसमें कह रहे साहब बताओ, फर्स्ट और सेकंड में एग्जामिन करिए और नीचे स्टेटमेंट जो दिया गया है वो सही स्टेटमेंट आप बताइए। सही स्टेटमेंट और गलत स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही पता चल पाएगा। पहला करें, सेकंड इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज कार्बोनियम आयन आर लेस स्टेबल देन अमोनियम आयन। गलत, इसमें हमको सही बताना है। कह रहे सेकंड इज नॉट द एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर, एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर तो है ही है। जब कह रहे नॉट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर, भाई ये तो नियम से देखा जाए सही तो है, गलत कहाँ बना हुआ है? बिकॉज इट इज नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक है आपके सामने, रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रहे हैं। सेकंड इज एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं सही है। क्यों? नीचे पढ़िए, कह रहे सेकंड इज नॉट द एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अगर आप देखें भाई ये सही है कि ये गलत है, कौन सही है कौन नहीं सही है, पढ़िए पहले सारे स्टेटमेंट को। सेकंड इज नॉट द एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज द नाइट्रोजन हैज 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप यहां देखें, आई बेटा, इस सवाल में देखिए करेक्शन है, ठीक है। करेक्शन क्या है? यहां पर 1 होना चाहिए और इसको भी हम 1 कर दे रहे हैं भैया। आप जब पेपर दिए, इसमें पेपर में हो सकता है तो मैम करेक्शन कराई होंगी या हो सकता है करेक्टेड ही हो, क्योंकि जो PPT बनता है ये अलग से बनता है और पेपर अलग से बनता है, तो हो सकता है इसमें गड़बड़ियाँ की गई हों। तो यहाँ देखना, इसको 1 कर लीजिएगा बेटा, ये बल्कि इसको हम ऐसे कर दें, ये 1 ही है, थोड़ा मोटा कर दे रहे हैं भैया, ये 1 आपको दिखना चाहिए, ठीक है, ये 1 और ये भी 1 है, ठीक है। कर साहब 1 इज नॉट द एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसी का देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। क्यों? जब रेजोनेंस करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देखिए क्या करेगा, ये खींचेगा। तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर लेंगे बॉन्ड, और यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये स्ट्रक्चर जब बनेगा तो आप सोचिए क्या ये स्टेबल होगा? नहीं साहब, नहीं स्टेबल होगा। क्यों? नाइट्रोजन देखिए 1 2 और 3 हाइड्रोजन के साथ यहाँ 5 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? नाइट्रोजन अगर 5 बॉन्ड बनाएगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नाइट्रोजन में 2 ही तो ऑर्बिट होते हैं और ये 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ अकोमोडेट करेगा? सेकंड ऑर्बिट में। और सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। और यहाँ कितना घुसेड़ रहा है? 10। तो क्या ये बोहर्स रूल को फॉलो कर रहा है? नहीं साहब, उल्लंघन हो रहा है, गलत हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो फर्स्ट इज नॉट द एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज द नाइट्रोजन हैज 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी, करेक्शन करने के बाद। Among the following the least stable resonance structure is, सबसे लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन होगा? जहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अगल बगल होंगे भैया, ये अगल बगल होंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट स्टेबल
कौन सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, ये आपको बताना है भैया। अब जरा ध्यान दें, यहां पर देखिए प्लस चार्ज है, नाइट्रो क्या है माइनस आई ग्रुप है। यहाँ एरोमेटिसिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ना यहाँ एरोमेटिसिटी है, ना यहाँ एरोमेटिसिटी, ना यहाँ एरोमेटिसिटी है, ना वहाँ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी कहीं नहीं है। ओके, आप समझिए जरा ध्यान से, क्योंकि यहाँ देखिए sp3 सेंटर है, ये भी देखिए sp3 सेंटर है, वो भी sp3 सेंटर है, यहाँ पर भी देखिए, इसलिए एरोमेटिसिटी की दिमाग में बात ही नहीं आनी चाहिए आपके, इसीलिए हम इसको माइनस आई बोल रहे हैं। कौन सा ग्रुप बोल रहे हैं इसको, माइनस आई ग्रुप खींच रहा होगा, लेकिन खींच सब में रहे हैं, यहाँ पर भी माइनस आई है, यहाँ पर भी माइनस आई है, यहाँ पर भी माइनस आई है, यानी खेल माइनस आई का कम, चार्ज के डीलोकलाइजेशन का ज़्यादा है। समझिए जरा ध्यान से, यहाँ देखना डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, लगातार ये रेजोनेंस चल रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए इधर से भी रेजोनेंस कर सकता है, इधर से भी रेजोनेंस कर सकता है, उधर से तो कर ही रहा होगा। यहाँ अगर आप देखें तो इधर से रेजोनेंस करेगा, पूरा इधर रेजोनेंस कर सकता है। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, अगर आप यहाँ देखें बेटा पॉजिटिव चार्ज, अब अगर आप यहाँ देखें बेटा तो यहाँ पर माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी माइनस आई ग्रुप लगे हैं, यहाँ पर भी माइनस आई ग्रुप लगा है। इस माइनस आई से पॉजिटिव चार्ज दूर है, यहाँ बिल्कुल पास है, यहाँ बिल्कुल पास है, और यहाँ पर भी देखा ये भी दूर है। ठीक है, तो दूर जो होंगे वो तो स्टेबल होंगे, और नाइट्रो ग्रुप के जो पास होंगे वही लीस्ट स्टेबल होंगे। नाइट्रो ग्रुप के पास अगर आप देखें तो एक ये है और एक ये है, स्पष्ट दोनों है। अब अगर आप यहां देखें तो ये इधर से तो खींचा ही जा रहा होगा, अगर आप इसको ऐसे ओपन करें, देखना बेटा ध्यान से, हम आपको दिखा दें ताकि आपको अच्छा लगे देखने में। थोड़ा इसको और बड़ा कर दें बांड ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे, इसको ऐसे कर देते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, देखिए इधर से रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, दिखा, तो रेजोनेंस इधर कर ही रहा होगा, सब कर रहे होंगे इधर रेजोनेंस इन दोनों में। अब जब रेजोनेंस से चालू करेगा देखना एक्स वाई जेड ये कॉन्टिन्यूस रेजोनेंस कर रहा है, और ये देखना एक्स वाई जेड इधर करा और फिर एक्स वाई जेड इधर करा, ये डिसकंटिन्यूस रेजोनेंस कर रहा है। और ये क्या है, कॉन्टिन्यूस, ये क्या बाइफर्केटेड रेजोनेंस कर रहा है, यानी इधर जाएगा तब फिर इधर आएगा, और ये लगातार उसी कॉन्टिन्यूस फेज में है। तो जो कॉन्टिन्यूस फेज होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू डिसकंटिन्यूस के। इन दोनों की स्टेबिलिटी इन दोनों से कम क्यों है, क्योंकि कैटायनिक चार्ज बिल्कुल नाइट्रो के पास है, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा लग रहा होगा इन दोनों में, और इन दोनों में जो लीस्ट स्टेबल होगा वो बी वाला आंसर होगा। स्पष्ट बेटा, ये जो पेपर है क्वेश्चन जो है तो इसके अकॉर्डिंग तो ये बी होगा करेक्ट, लेकिन जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें यहां पर बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर बॉन्ड नहीं होगा तो चित्र देखिए ये बन जाएगा भी, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा तो अब ये इधर रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना इधर करेगा, खाली एक तरफ रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा, तो उस हिसाब से तब आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तब ये सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि हमें जो पेपर दिया गया है, पीपीटी जो दिया गया है उसमें ये चित्र बना के दिए हैं, और आपके क्वेश्चन पेपर में इसके स्थान पर ये फिगर बना हुआ है, तो आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो उसमें आंसर सी करेक्ट होगा, और इस पेपर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे आंसर बी करेक्ट होगा। अब आप कहेंगे तो हम किसको सही मानेंगे, अरे जो आप पेपर दिए आप उसको सही मानेंगे, आपका आंसर सी करेक्ट होगा। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पर चलिए। अब इसमें कह रहे साहब पहला कंपाउंड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन।
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए कौन सा ऑर्डर सही होगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यहां लिख दे रहे हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के। अगर पाई बॉन्ड्स बराबर हो जाते हैं तब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? स्टेबिलिटी के। तो सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड किस में है? सेकंड वाले में। तो सेकंड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा होगा। इसमें देखिए कोई सेकंड है? हाँ, या तो डी होगा या तो बी होगा। स्पष्ट? या तो डी होगा या तो बी होगा। अब आप चेक करिए इनमें और इनमें। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ 3 और 3 6, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की। और यहाँ गिनिए, देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं इस डबल बॉन्ड से अटैच्ड। 3 ये हैं, 3 ये हुए और इस डबल बॉन्ड से अटैच, यही तो है ना भैया। यहाँ 2 लगे हैं, तो इससे देखिए यहाँ 2 लगे तो 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसकी स्टेबिलिटी कम, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद तब आएगा 1। 2 3 1 इसमें ढूंढिए, 2 3 1 इसमें सेकंड आंसर करेक्ट होगा। आए बेटा, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 27 नंबर पे कह रहे हैं लीस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इच। कौन सबसे लीस्ट स्टेबल होगा? ये कार्बोनियम आयन है, यहां देखना प्लस M ग्रुप लगा है, यहाँ माइनस I ग्रुप लगे हैं, यहाँ माइनस M ग्रुप लगे हैं। तो सबसे तगड़ा डीएक्टिवेटिंग पावर किसकी होगी? इसी की। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखें भाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज लीस्ट स्टेबल? कौन फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल होगा? अगर आप ध्यान से देखें, यहां देखिए रेजोनेंस कर रहा है, यहां रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल एक्स वाई जेड। यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा होगा एक्स वाई जेड और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इधर से। यहां तो देखिए और तगड़ा रेजोनेंस हो रहा है। जब ये यहां आएगा रेजोनेंस करके और इसका तब जो फ्री रेडिकल अंदर चला जाएगा, 5 इसके स्ट्रक्चर बनेंगे। इनमें चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा? ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसी फ्री रेडिकल से देखिए ये sp2 सेंटर लगा है, खींच करके इसको और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा होगा। तो सबसे लीस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल हमारा ए होगा और इनमें सबसे मोस्ट स्टेबल ये होगा। तो हमसे लीस्ट स्टेबल पूछा गया कि मोस्ट स्टेबल? लीस्ट स्टेबल पूछा गया। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चेक करते रहना भैया आंसर। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज विल बी। कैसे साहब, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम और सबसे कम होगा? अगर आप यहां देखें तो ये जो कार्बोनियम आयन है, देखिए इधर मेथिल लगा है 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 3 अल्फा, इसमें कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन है और प्लस इसके साथ क्या हो रहा है? रेजोनेंस। यहां देखना जरा, इधर 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ यहां इसके पास है। यहां पर देखना 3 अल्फा हाइड्रोजन है और प्लस क्या है? रेजोनेंस। यहां पर खाली 2 अल्फा हाइड्रोजन है और कोई रेजोनेंस नहीं। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होगी वो पहले की होगी, फर्स्ट वाले की होगी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। फिर उसके बाद नंबर आएगा थर्ड का, तो फर्स्ट होगा और फिर थर्ड होगा। अब सेकंड में और फोर्थ में देखें, सेकंड का सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद फोर्थ का निकल करके आएगा। इसमें चेक करिए ऑर्डर इसमें कौन सा मैच कर रहा है? 1 3rd 2nd 4th, 1 3rd 2nd 4th, बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर। क्लियर? अगले सवाल पे आ जाएं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल बी। अब जरा आप ध्यान से देखें, जब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा बेटा, तो ये करेंगे क्या? यहां देखिए sp2 सेंटर, यहां sp2 सेंटर, ये खींचेंगे और यहां से H को बाहर कर देंगे। तो जब H बाहर हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज।
और अभी क्या बन गया कंपाउंड, एरोमेटिक। यही काम यहाँ पर भी हो रहा होगा। इनका जरा देखना, ये भी H को निकाल के बाहर कर देंगे। ये देखना, पहले तो आप ये सोचें कि H ये बाहर करेगा कि नहीं करेगा। अगर H को बाहर करा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव। अब यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 अभी क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक, तो इधर ये नहीं जाएगा। इट मीन्स कि एसिड की तरह बिहेव ही नहीं करेगा, चाइन देगा ही नहीं। इनके केस में अगर आप देखें तो अगर ये चाइन दिया तो इसका देखिए, हाईली स्टेबल हो जाएगा। एक तो एरोमेटिक हो गया और दूसरे इधर से -I ग्रुप लगा है, खींच करके इसको और स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो इनमें अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, Z का, फिर X का, फिर Y का, Z X Y। अब इसमें अगर आप ऑर्डर देखें तो इसमें Z का सबसे ज़्यादा होगा और Y का इसमें सबसे ज़्यादा निकल के आएगा। इसमें ऑर्डर जरा चेक करिए, आई बेटा। इसमें अगर आप स्टेबिलिटी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी निकल करके आ जाएगी, Z की, फिर किसकी आएगी, X की, और फिर किसकी आ जाएगी, Y की। Z X Y, Z X Y। तो आंसर कौन सा हो जाएगा भैया इसमें, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट, Z X Y, क्लियर। अगले सवाल पे आ जाएं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज, सबसे तगड़ा, उससे हल्का और सबसे हल्का। अब अगर आप इसमें देखें तो इसके बगल में -I भी लगा है और इधर भी -I लगे हैं। इसमें खाली एक -I लगा है, इसमें कोई -I नहीं लगे हैं। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, थर्ड की, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। अगला क्वेश्चन देखें। द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड विल बी, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। आपको बताया गया था कि अर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड की स्टेबिलिटी उसके एनायन की सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों एनायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जब अर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगता है तो अब ये क्या हो जाता है, ये प्लेन से बाहर हो जाता है। तो जब प्लेन से बाहर होगा, इसका जो एनायन होगा बेटा, अब वो IRS करना शुरू कर देगा अलग प्लेन में। अब इस रिंग से इसको मतलब नहीं है, अपना इसी में रेजोनेंस करना चालू कर देगा। तो उस प्लेन में नहीं, देखिए क्या होगा, प्लेन के बाहर हो गया है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसी का एनायन होगा, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर इसका नंबर आएगा निकल करके, फिर उसके बाद इनका आएगा, तब इनका आएगा, क्योंकि +M डोमिनेट कर जाएगा ना इसमें। ऑर्डर अगर आप निकालेंगे तो ऑर्डर बनाना चाहें आप ऑर्डर बना लें। सबसे ज़्यादा हो जाएगा A का, फिर हो जाएगा B का, फिर उसके बाद आएगा C का, तब उसके बाद आएगा D का। ये ऑर्डर निकल करके आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, निम्नलिखित कंपाउंड को आप कंसीडर करिए। कंसीडर कर ले रहे हैं। अब कंसीडर करके इसमें करना क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें बेटा होगा द मोस्ट बेसिक विल बी। कंपाउंड को आप कंसीडर करें और बताएं इसमें कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ओके, अगर आप सबसे बेसिक की बात करें तो देखिए यहां पर -M लगा है, खींच करके इसकी बेसिसिटी को और कम कर रहा होगा। यहां पर भी और -M ग्रुप लगा है और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को घटा रहा होगा। सबसे लीस्ट बेसिक ये होगा, उसके बाद ये होगा। अब यहां अगर आप देखें तो कोई खींचने वाले ग्रुप नहीं लगे हैं, ना ही धकेलने वाले ग्रुप लगे हैं। लेकिन यहां देखिए CH3 क्या कर रहा होगा, +M की तरह ढकेल करके इसके बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा होगा, और बढ़ा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी को और इंक्रीज कर रहा होगा। तो सबसे मोस्ट बेसिक कौन सा हो जाएगा इसमें, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल देखें। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, निम्नलिखित कंपाउंड को आप जरा कंसीडर करिए और इनके बेसिक स्ट्रेंथ का आपको ऑर्डर बताना भैया। यहां अगर आप देखें तो यहां लोन पेयर है, ये ढकेल रहे होंगे, ये ढकेल रहे होंगे।
क्लियर। यहाँ पर अगर आप देखिए लोन पेयर हैं तो, लेकिन इधर इधर से sp2 से लगे हुए हैं। यहाँ पर भी देखिए लोन पेयर हैं, यहाँ से -i के द्वारा खींचे जा रहे होंगे। यहाँ पर जो इसका लोन पेयर है ये अंदर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, दूसरे ये sp2 और sp2 इधर लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ देखें तो ये इधर से खींचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव क्रिएट कर रहा होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव क्रिएट हो रहे होंगे। तो सेकंड का और फोर्थ की बेसिक स्ट्रेंथ फर्स्ट से और थर्ड से कम होगी, ये नेचुरल सी बात है। फर्स्ट और थर्ड की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब इन दोनों में किसकी ज़्यादा होगी? इनकी ज़्यादा होगी, इनकी कम होगी, क्योंकि यहाँ का लगा है -i ग्रुप लगे हैं। तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हुई 1 की, फिर उसके बाद 3 की। ढूंढिए इसमें पहले 1 फिर 3 कहाँ है? या तो ये होगा या तो ये होंगे, ठीक है। अब आप सेकंड और फोर्थ में देख लें, इनमें अगर आप देखें तो इसका लोन पेयर खालियर है, अवेलेबल है, लेकिन अगर आप इसका लोन पेयर देखें तो रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा होगा ताकि रिंग का एरोमेटाइजेशन कंप्लीट हो जाए बेटा। इसका लोन पेयर अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, इसकी अवेलेबिलिटी सबसे मिनिमम होगी। तो फोर्थ वाले की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हुआ और थर्ड वाले की, सेकंड वाले की ज्यादा। तो इसमें देखिए आंसर कौन सा करेक्ट हो जाए? 1, 3, 2 और 4। स्पष्ट? अगले सवाल पे आ जाए। इन द कंपाउंड गिवन बिलो, जो कंपाउंड आपको नीचे दिया गया है, करें द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर का आपको क्या बताना है? ऑर्डर बताना भैया। जरा ध्यान से आप देखें, यहां पर एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर आपको बताना है कि कौन H जल्दी निकल सकता है। अब अगर आप यहां देखें तो ये तो अमीन है दोनों और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तीनों में अगर आपसे पूछा जाए कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा होगा, यानी X की सबसे ज्यादा निकल करके आएगी। अब X सबसे ऊपर कहां पर है? इस वाले में है और इस वाले में है। इन दोनों में से एक पर हमें कंसिडरेशन करना है, एक को पकड़ना है, एक को कंसीडर करना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए जो NH2 है, जब यहां से H निकलेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और ये क्या है? -i ग्रुप। -i ग्रुप क्या कर रहा होगा? इसके एनायन को स्टेबलाइज कर रहा होगा, यानी इसके पास -i ग्रुप सबसे ज्यादा नजदीक है। तो जितने -i ग्रुप लगा होता है एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ओर बढ़ जाती है। तो y की एसिडिक स्ट्रेंथ -i नजदीक लगा होने की वजह से इसकी ज्यादा होगी। और यहां से देखिए COOH -i क्या है? दूर है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम निकल करके आएगी। तो सबसे ज्यादा होगा x का, फिर y का, फिर z का। ये आ जाएगा x, y, z। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ध्यान दें, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उसकी होती है, उस बेस की होती है जिसका कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर? इनमें अगर आप देखेंगे तो इस वाले की सबसे ज्यादा निकल करके आएगी। क्यों? क्योंकि जब ये H लेगा तो देखना कंपाउंड देखिए बन करके आएगा। ये बना H लेने के बाद, ये रेजोनेंस कर रहा होगा। कैसे? बॉन्ड टूटा, नेगेटिव यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, या बल्कि ऐसे आप देख लें, लोन पेयर है, लोन पेयर अंदर जाएगा, बॉन्ड इधर ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, तो सिचुएशन देखिए बन करके आ जाएगा। देखिए ना, इसका जो कैटायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो जिस अमीन का या बेस का कैटायन जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पीछे बताया गया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ऑफ एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन ऑफ बेस। बेस के कैटायन की स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा।
और जिस एसिड के एनायन की स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगी उस एसिड के एचडी की स्ट्रेंथ उतने ज़्यादा। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? डी करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट? अगले सवाल पे आइए। आइए बेटा अगला देखें। कह रहे व्हिच ऑफ दीज कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इन कैरेक्टर, इसमें कौन एरोमेटिक कैरेक्टर का होगा? आप जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ बेटा CH3 है और ये भी CH3 CH2 है, इसको जरा सही कर लीजिएगा भैया। आपके पेपर में CH2 ही यहाँ लगा होगा, अब शायद आपको सही दिखने लगे। दिखा CH2? ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा साहब इनमें से कौन एरोमेटिक कैरेक्टर का होगा? अब अगर आप ये सोचें कि हम इसको बॉन्ड ऐसे तोड़ दें, तो जब आप बॉन्ड इसको तोड़ोगे तो यहाँ निगेटिव आएगा, सॉरी यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है। अगर बॉन्ड बनाएगा सिचुएशन देखिए आ सकता है। ये बन जाएंगे 1 2 1 2 3 4 5। बॉन्ड नहीं बनेगा यहाँ पर। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऑलरेडी देखिए 1 2 3 बॉन्ड ये है और 2 बनेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर आप ये बॉन्ड तोड़वाते हो, एक मिनट देखिए गलत बना दिए हैं बेटा, एक सेकंड, इसको पहले ऐसे ले आए ना हम। ये है पिक्चर, यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 माइनस है, यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर आप यहाँ बॉन्ड ऐसे तोड़ते हो, ठीक है, तो इस तरफ बॉन्ड जब टूटेगा बेटा, यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस, CH3 यहाँ क्या आ जाएगा? निगेटिव। अब अगर आप सोचें कि यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये रेजोनेंस करना शुरू कर देगा, एरोमेटिसिटी शो करना शुरू कर देगा, तो क्या निगेटिव और दोनों निगेटिव बैठ के घुइयाँ छिलेंगे यहाँ? बोलिए, ये तो तुरंत इसको क्या कर देगा? धकेल देगा। भैया तुम जाओ अपना अंदर घुसो, हमसे मतलब नहीं है। ये स्टेबलाइज नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। अगर ऐसा होता, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तब ये डबल बॉन्ड बना लेते और ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ क्या करना शुरू कर देता? रेजोनेंस, तब ये एरोमेटिक हो जाता। स्पष्ट? अगर आप यहाँ देखें, अब यहाँ देखना बॉन्ड ऐसे टूट सकता है, इसका ऐसे टूटा, अब देखना इसकी भी अपनी एरोमेटिसिटी मेंटेन हो गई और इसकी भी अपनी एरोमेटिसिटी मेंटेन होगी। यहाँ 2 पाई और यहाँ 6 पाई, दोनों रेजोनेंस करना शुरू कर देंगे, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? एरोमेटिक। ये एरोमेटिक नहीं होगा, क्यों? गलत स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ देखना डबल बॉन्ड, कार्बन 3 2 5। अगर यहाँ CH2 होता तो संभावना पनप सकती थी। स्पष्ट ही बात है। ये देखना कह रहे ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, इसमें कौन होगा एरोमेटिक? खाली बी वाला कंपाउंड एरोमेटिक होंगे। स्पष्ट? अगला सवाल देखिए, कह रहे फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये जो रिएक्शंस दिए गए हैं, कह रहे द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसका कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसमें एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि इंथैल्पी रिलीज्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। तो जरा बताइए सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन किसका स्टेबल होगा? यहाँ देखिए ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, यहाँ देखिए एलिलिक कार्बोकैटायन है, एलिलिक कार्बोकैटायन, यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। इसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे होंगे और ये है ओविनाइलिक कार्बोकैटायन। अब जरा ध्यान दीजिएगा भैया, सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें जो होगा
वो ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होगा, यानी डेल्टा H3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। देखिए डेल्टा H3 किस में है, किसी में सबसे ज़्यादा, इसमें है। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, एलिलिक वाले का, ठीक है, डेल्टा H2। फिर किसका नंबर आएगा, डेल्टा H1। और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, विनाइलिक वाला। ये होंगे, तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। Which will undergo SN2 रिएक्शन, ठीक है, कौन इसमें SN2 रिएक्शन दे रहे होंगे, यह सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और ये हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी, प्राइमरी एल्किल हैलाइड पहले SN2 रिएक्शन देगा इन कंपेरिजन टू, कह रहे सब दोनों सेम रेट से नहीं देंगे, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। सेकंड आंसर इसमें करेक्ट होगा। कह रहे डू नॉट गिव SN2, अरे कहीं नहीं देंगे SN2 भैया। आइए 40 नंबर सवाल पर, व्हिच एल्कीन विल गिव मीजोफार्म विद बेयर्स रिएजेंट, ठीक है, तो जो सिस एल्कीन होगा वही बेयर्स रिएजेंट के साथ मीजोफार्म देगा। तो जब ये देंगे भैया, बेयर्स रिएजेंट कौन सा होता है, एल्कलाइन कोल्ड KMnO4। तो देखना ऐसे कंपाउंड बनेगा, यहाँ लगा OHH, यहाँ लगा OHH, ये 6H5, ये हुआ C6H5। आप यहाँ देखिए आधे आधे हाफ में डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा ये मीजो, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे भाई ये भी सिस है, इसको भी देना चाहिए, ठीक है, या ये भी, ये तो ट्रांस है, ये तो DL मिक्सचर दे सकते हैं, ये नहीं। यहाँ पर अगर आप लेके जाओगे तो OH और OH जुड़ेगा ना बेटा, तो अगर आप इसको लेकर के चलोगे, चलिए इसमें भी आप करा दें KMnO4 के साथ, तो देखिए इसका कंपाउंड ये बनेगा, ठीक है, C2H5, यहाँ गया C3H7। तो अगर आप इसको 20 से फाड़ेंगे तो इसके सामने तो आया, लेकिन क्या C2H5 के सामने C2H5 आ रहा है, नहीं, तो ये मीजो बना ही नहीं, मीजो खाली कौन बना रहा होगा, ए। पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 41 पे आ जाए, कह रहे एमंग द गिवन कंपाउंड फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट टू सेकंड नहीं है, ये फर्स्ट टू थर्ड है, हम इसमें बताए थे लेकिन इसको सही नहीं किया गया, इसको फर्स्ट टू थर्ड होना चाहिए, ये इसको फर्स्ट टू थर्ड ए हो जाएगा। क्लियर, फर्स्ट टू थर्ड है, हाँ, और इसमें नहीं है, इसको कॉपी किया गया होगा कहीं ना कहीं से क्वेश्चन को। ये सवाल इसी साल 2025 का पूछा हुआ है बेटा। इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं CH बॉन्ड की एनर्जी बताना है। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये sp2 से जुड़ा हुआ है, ये sp से है और ये sp3 से, ठीक है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी सेकंड वाले की। फिर उसके बाद किसकी निकल के आ रही होगी भैया, फर्स्ट वाले की। फिर उसके बाद तब किसकी आ रही होगी, थर्ड की। सबसे ज़्यादा सेकंड की, उससे कम फर्स्ट की और उससे कम थर्ड की। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। ये इसी साल नीट 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, स्पष्ट। ये सब क्लास में क्वेश्चन कराए गए हैं बेटा, जब हम पढ़ा रहे थे आपको थ्योरी क्लास में, उस समय ये सवाल 2025 का कराए थे। ये बिल्कुल इजी सवाल है, स्पष्ट। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा ये S कैरेक्टर के होगा, जिसमें S कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे S कैरेक्टर कितना है, 50%। इसमें S कैरेक्टर कितना है, 25%। इसमें S कैरेक्टर कितना भैया, 33.3%। सबसे ज़्यादा S कैरेक्टर यहाँ पे है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। छोटा बॉन्ड होगा ना, पास बिल्कुल होगा H कार्बन के। 42 नंबर, 42 नंबर सेकंड देखें। कह रहे साहब पहला, कह रहे साहब इसके साथ जो आयोडीन करे अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर देन Cl2। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि इसकी लिविंग पावर आयोडीन का क्लोरीन से ज़्यादा है। क्या ये बात सेकंड वाली स्टेटमेंट में दिया गया है, कह रहे क्लोरीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, गलत। बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, स्मॉल साइज की वजह से बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होगा।
ये डिफिकल्टी से निकलेगा। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। ए तो करेक्ट है लेकिन आर गलत है। अब इसमें ढूंढिए जरा आंसर कौन सा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसमें सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कह रहे वन एमंग द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसमें कौन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा होगा। अब अगर आप यहां देखें इस कार्बन को अगर आप माने तो क्या ये कायरल कार्बन है? नहीं साहब, ये कायरल कार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ देखिए ये पूरा ग्रुप लगा है, इसके साथ H लगे और 2 मेथिल ग्रुप सेम लग गए। यहां पर अगर आप देखें तो ये पूरा ग्रुप देखिए ये अलग लगा, इसके साथ H लगे, देखिए इसके साथ डबल बॉन्ड लगे, ठीक है, इसके साथ H लगा, इसके साथ Cl लगे और इसके साथ अगला क्या लगा, CH3। ये कार्बन कैसा हो गया, कायरल। तो अगर कार्बन कायरल है तो जाहिर सी बात ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डाइफेनिल मीथेन C13H12 is how many structural isomer are possible when one of the hydrogen is replaced by chlorine। आइए बेटा देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में ये है, इसमें स्ट्रक्चर बना नहीं है। ये है डाइफेनिल मीथेन, ये मीथेन, इसके साथ एक फेनिल इधर लग गया, एक फेनिल इधर लग गया, डाइफेनिल मीथेन हो गया। अब इसमें कह रहे हैं अगर हम एक एक एच इसमें से रिप्लेस कराते जाएं, तो अगर एक एच आप यहां से रिप्लेस कराओगे तो यहां क्लोरो लगेगा। हम चलिए सारे बना ही देते हैं इसमें से। देखना पहले एक कंपाउंड ये बनेगा, अगर एक एच यहां से आप हटाओ तो दूसरा कंपाउंड देखिए ये बन जाएगा। ठीक है, अगर एक एच आप यहां से हटाओ, देखिए 1 2 3 यहां से हटाओ, और चौथा देखिए कि यहां बन जाएगा। कितने बने, 1 2 3 और ये 4 स्ट्रक्चर इसके बने। ठीक, तो भैया इसमें आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगले सवाल पे आ जाएं। द स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल माइनस ग्लूकोज इज। ओके, तो भैया डी से हमको एल बनाना है। ठीक है, अगर डी से हमको एल बनाना है तो एल कौन सा होगा, डी और एल क्या है, लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर जाए। 1 2 3 4 5 6 यहां पर देखिए राइट साइड में है, ढूंढिए किसी में लेफ्ट साइड में है, ढूंढिए किसी में लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड। हाँ, ओ एच एच ओ एच, ये भैया ये सेकंड आंसर हो। देखिए इसमें पांचवें वाले पे कार्बन देखिए ओ एच कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। आप कहें सर जी इसमें भी तो है ओ एच लेफ्ट साइड में, लेकिन इसका देखिए मिलाइए जरा, ये ग्रुप क्या इससे मैच कर रहा है, नहीं साहब नहीं मैच कर रहा है। स्पष्ट, तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी, सेकंड ग्रुप करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर? तो 45वें का ही सेकंड हो जाएगा। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा, एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं था कि जिसमें आपको डिफिकल्टी कहीं फील हुआ हो। अगर इन क्वेश्चंस के करने पर आपको डिफिकल्टी फील हो रहा है, इसका मतलब कि आपको पुनः फिर से
अवलोकन करने की ज़रूरत है, सेल्फ असेसमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर वेरी वेरी इजी था ये, क्योंकि पेपर को फिर से रिपीट करा गया है। अच्छे से आप घर पर इसको रिवाइज करिए, पढ़िए, जहाँ कमियां हैं उनको दूर करिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है कि आप बैठ कर के फालतू इधर उधर की बातें करें। इसलिए एकदम बेटा मेरे लाल, कुछ महीने बचे हैं, अब लग जाइए, पूरी तरीके से एकदम जुट जाइए। दोस्ती यारी बिल्कुल एकदम बंद कर दीजिए, एकदम बंद। समझ में आ रही बात हमारी? हम ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे क्योंकि आपका डाटा खर्च हो रहा होगा, आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो। ओके, आइए, यहाँ तक आज 45 क्वेश्चन हुए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।